Assalamu alaikum students. Students, I say welcome to all of you to a new video session. Students, in today's video session, we are going to discuss one of the most famous and widely discussed short story by Sadat San Manto. The name of the story is Toba Tek Singh. Students, in this video, I will discuss the detailed summary and a brief intro, but detailed summary of the story under discussion. And this lecture will be very important, students. You must listen to this lecture quite attentively and fully. Its reason is that in the next video I will discuss the critical analysis and the most important questions related to this story. So let's have a start without wasting time. स्टूडेंट ये जो स्टोरी है टोबा टेक सिंह, अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं तो सॉरी इसकी समरी की बात करते हैं तो उससे पहले इसका अगर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो अगर आपको मैं दे दूं और थोड़ा सा राइटर के बारे में बता दूं तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है टोबा टेक सिंह, ये एक पाकिस्तान के अंदर पंजाब में हमारे जो सूबा है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट शहर है। वैसे तो टोबा टेक सिंह उससे रिलेटेड है, लेकिन आगे चल के इसकी जो रेलिवेंस बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किस लिहाज से राइटर ने इस कहानी का नाम टोबा टेक सिंह रखा है। टोबा टेक सिंह बाय सदर मंटो इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ये जो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और वो जो पार्टीशन हुई थी, वो जो तकसीम हुआ था, हिंदुस्तान को दो हिस्से बनाकर इंडिया और पाकिस्तान बनाया गया था। इसकी बैकग्राउंड पे ये पूरा एक एक पार्टीशन है जिसको राइटर ने बेस बनाया है। और इसी से ही जाहिर बात है कि सादत हसन मंटो ने, चूँकि वो दौर ख़ुद अपनी आंखों से देखा, और ये स्टोरी जो है चूँकि 1955 में लिखी गई थी और सादत हसन मंटो जो थे उस वक्त अपने राइटिंग के करियर पे अरूज पे थे। और वो वैसे तो लुधियाना में पैदा हुए थे, इंडिया में पंजाब का एक शहर है लुधियाना, तो वहाँ पे पैदा हुए थे, लेकिन बाद में ही आल्सो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान अलॉन्ग विद हिज फैमिली। और ही डिसाइडेड टू लिव इन पाकिस्तान। और यहाँ पे वो रेडियो पाकिस्तान में उनकी मुलाजमत हो गई और फिर वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने तख्लीकी काम भी किए। तो इंडिया में भी जब वो थे तो वो तख्लीकी काम अपने करते रहे। तो इसमें इसलिए पार्टीशन का, चूँकि उसने वो सारा मंजर सादत हसन मंटो ने खुद देखा है, उसको विटनेस किया हुआ है, वो चशमदीद गवाह है, और फिर ऊपर से पर वो राइटर भी थे और फिर वो एक अच्छे प्ले राइट भी थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। तो दैट्स वाई उन्होंने इसके अंदर बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, मुअस्सर अंदाज के साथ जो है अपना मैसेज कन्वे किया है। मैसेज क्या है वो तो सारी बात है, आगे चल के मैं साथ साथ स्टोरी में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा। लेकिन ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इस वीडियो की बुनियाद पे ही हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी इस कहानी ज़ेर बहस जो कहानी है टोबा टेक सिंह की, क्योंकि उसके अंदर मैंने इसके अंदर जो स्टाइल राइटर ने की है ना, कहानी का मकसद यहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं है, तो राइटर ने जो असल मकसद है इस स्टोरी का वो ये स्टायर किया है, ये जो पार्टीशन हुई थी 1947 की, और इस हवाले से इंसान के जो नाजुक जज्बात हैं वो राइटर ने उनको हाईलाइट करने की कोशिश की है। और इस बंटवारे को हम ये समझते हैं कि सादत हसन मंटो जो है शायद इस बंटवारे के या इस पार्टीशन के अगेंस्ट नज़र आते हैं इस कहानी में। सो दिस स्टोरी वाज रिटन, बल्कि पब्लिश हुई थी उर्दू में, बेसिकली ये पब्लिश हुई थी 1955 में। दिस स्टोरी टेल्स हाउ पार्टीशन ऑफ 1947 अफेक्टेड ह्यूमन साइकी। और ये स्टोरी ये भी बताती है कि किस तरह जो 1947 की जो पार्टीशन थी उसने इफ़ेक्ट किया, उसने मुतासर किया, यानी इंसानी नफ्सियात को दो तरह से, यानी इमोशनली जज्बाती लिहाज से भी और साइकोलॉजिकली और नफ्सियाती लिहाज से भी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इस कहानी का जो इंट्रो है आप समझ सकते हैं, इसको हमने ज़ेर बहस लाना है। इसमें जितने भी किरदार हैं, करेक्टर्स हैं, कहानी का जो एनालिसिस है वो सारे इसके गिर्द ही घूमेगा। सो मंटो हैज़ ए वेरी रियलिस्टिकली डिपिक्टेड, और मंटो ने बड़े हकीकत पसंदाना अंदाज में, बड़े रियलिस्टिकल अंदाज में डिपिक्ट किया है, दिखाया है, अक्कासी किया है द डिवीजन ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ रिलीजन, जो कि भारत की तकसीम हुई थी मज़हब के नाम पर। सो दिस डिवीजन हैड रिजल्टेड इन माइग्रेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। हम जानते हैं कि एवरीबॉडी नोज के एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पार्टीशन बड़े लेवल पे जो हिंदूज़ और जो मुस्लिम्स की जो माइग्रेशन हुई थी, ये दुनिया की एक लार्ज स्केल, बल्कि सबसे बड़ी माइग्रेशन थी जो कि 1947 में हुई एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन इन द नेम ऑफ रिलीजन। सो द स्टोरी बिलोंग्स टू 2 और 3 ईयर्स। अगर हम कहानी की सेटिंग की बात करते हैं, इसके राइटर ने कौन सा दौर दिखाया है उसकी बात करते हैं, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये नोट करने के काबिल है कि ये कहानी पार्टीशन के 2-3 साल बाद का अरसा दिखाया गया है, कि जब पार्टीशन हो चुकी थी 1947 में, तो 2 या 3 साल बाद जो है इसका जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन जिसे हम सेटिंग कहते हैं, वो दिखाई गई है। व्हेन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान डिसाइडेड, और उस वक्त जो है इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों ने यह फैसला किया टू एक्सचेंज मुस्लिम, सिख
एंड हिंदू लुनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ये इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी आगे चल के स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर ना एक लाहौर का जो पागल खाना है, यानी लाहौर का जो मैड हाउस है या मेंटल हाउस आप जिसे कहते हैं या लुनेटिक अजाइलम कहते हैं, उसकी अंदर इसकी जो इसके जो वाक़यात हैं, उसके जो इंसिडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे ये फैसला ये किया गया था, ये कहानी के अंदर है, ये एक अफसाना है स्टूडेंट्स, आपको याद रखें। हकीकी तौर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन राइटर ने अपने इस शॉर्ट स्टोरी में, अपने इस अफसाने में ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह ये फैसला किया गया था कि मुस्लिम, सिख और जो हिंदू लुनेटिक्स थे, लुनेटिक्स पागलों को कहते हैं, लुनेटिक्स खपती पागल, उनको भी एक्सचेंज किया जाए। यानी हिंदुस्तान के जो खपती पागल हैं वो पाकिस्तान में शामिल कर दिए जाए, भेज दिया जाए, और यहाँ के जो पागल खानों में जो दाखिल जो लुनेटिक्स हैं, जो पागल हैं, जो मेंटल केसेस हैं, जो मैड पीपल हैं, उनको इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये फैसला हुआ था। और यूनाइटेड स्टेट लाहौर एंड आल्सो एट द वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट। और कहानी की सेटिंग की बात मैंने आपको बता दी कि इसकी जो कहानी को सेटिंग है वो ज़्यादातर वो लुनेटिक अजाइलम दिखाया गया, यानी पागल खाना, लुनेटिक अजाइलम इन लाहौर एंड आल्सो द वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट। और कहानी की जो एंडिंग है वो वाघा बॉर्डर की, हमारी जो चेक पोस्ट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे इसकी सेटिंग दिखाई गई है। वाघा बॉर्डर हम जानते हैं लाहौर में है। सो द मेजर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज बिशन सिंह, और कहानी का जो मेन कैरेक्टर बिशन सिंह है, इसका आगे चल के बहुत ज़्यादा रोल होगा, हम देखेंगे। हु इज़ अ सिख इनमेट, जो कि एक सिख रेजिडेंट है, एक इनमेट है। इनमेट का मतलब वैसे रहायशी होता है, रेजिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अस्पताल के अंदर ये दाखिल एक शख्स है, इनमेट ऑफ द लुनेटिक अजाइलम मैड हाउस इन लाहौर। ये मैंने आसान जुबान में इसका मीनिंग लिख दिया है। लुनेटिक अजाइलम का मतलब आप मैड हाउस कहेंगे लाहौर। ही बेसिकली बिलोंग टू टोबा टेक सिंह, और ये कहानी चूँकि इस मेन करेक्टर बिशन सिंह से मुतल्लक है, तो दैट्स वाई वो अपने आप को टोबा टेक सिंह कहता था। यानी उसकी वजह ये है कि ये शख्स जो है बेसिकली टोबा टेक सिंह से बिलोंग करता था। ये हम आगे चल के मैं आपको मजीद भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस जो है ये सादत सन मंटो के बारे में मैंने बहुत मुख्तसर एक छोटा सा पेज जो कि स्क्रीन पे इसके बॉर्डर पे आ जाए, इसके फ्रेम में आ जाए, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा आपके लिए। बाकी आपको सादत सन मंटो के बारे में मजीद जान लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े अपने दौर के अफसाना निगार हो गुजरे हैं उर्दू में। तो आइए देखते हैं। सादत मंटो वाज पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइटर एंड ऑथर, बोर्न इन लुधियाना, जो कि बेसिकली तो इंडिया के एक शहर लुधियाना में पैदा हुए थे। ही रोड मैनी मेनली इन उर्दू, उन्होंने ज़्यादातर उर्दू में लिखा। ही प्रोड्यूस्ड अप्रॉक्सीमेटली 22 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज की 22 कलेक्शन जो है मजमू में लिखे। एक नावल भी लिखा, 5 स्टोरीज ऑफ द रेडियो प्लेस, और रेडियो प्लेस की 5 सीरियल भी उन्होंने लिखी, क्योंकि मंटो जो जब पाकिस्तान में आए थे तो रेडियो पाकिस्तान में उनकी मुलाजमत थी, अच्छी पोस्ट पे थे वहाँ पे। और 3 कलेक्शन ऑफ द एसेज, और एसेज की 3 कलेक्शन भी लिखी उन्होंने। हिज बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज आर अप्रिशिएटेड, उनकी जो बेहतरीन शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आमतौर पर सादत हसन मंटो के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक मुंह फट किस्म के एक राइटर थे, एक मुसन्नफ़ थे, एक कहानी लिखने वाले थे, एक राइटर थे। और 2-3 दफ़ा इन्हें इंडिया में भी यानी ज़्यादातर मंटो के बारे में यही तासुर दिया जाता है कि मंटो जो है फोश गोई से काम लेते हैं। उन्होंने ज़्यादातर जो है जिस्म फरोश औरतें और इस तरह के अपने राइटिंग्स के अंदर जो है वो मनाजर भी दिखाए हैं, उनको भी डिस्कशन भी की है। और इस तरह की जो इरोटिक किस्म का जो मटीरियल है लिखने पर उन्हें 3 दफ़ा हिंदुस्तान में सज़ा का ये कह सकते हैं कैद का सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान के अंदर भी जब वो मौजूद थे तो उन्हें इस तरह की सूरत का सामना करना पड़ा था। बहरहाल वो एक नडर और ब्रेव किस्म के राइटर थे। वो डरते डरते नहीं थे, ना ही वो अंग्रेज़ों से डरते थे, और ना ही वो यहाँ पे पाकिस्तान में आके वो अपनी तहरीरें जो है वो जिस तरह की तहरीरें चाहते थे वो इस तरह की तहरीरें लिखते रहे। ताहम इन बोल्ड किस्म की तहरीरों में हम ये कह सकते हैं कि सादत हसन मंटो ने बहुत सी अहम बातें, और माशरे के अंदर जो बहुत से अहम मसाइल हैं, जिसमें ज़ाहिर बात है पार्टीशन का मसला है, इंसानी ज़िंदगियों का मसला है, हुब्बल वतनी का मसला है, सोशल इशू जो हमारे जो समाजी मसाइल हैं, और जो कम्युनल वायलेंसेस हैं, और यानी ये जो हमारा जो तबकाती किस्म के या सेक्टेरियन किस्म के जो वायलेंस होते हैं, तशद्दुद होते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने गहरा जो है वो अपना तजिया जो है वो अपनी कह लें कि अपना जो पैगाम है वो दिखाने की कोशिश की है। तो ये सादत हसन मंटो के बारे में है, उनके आर्ट के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया है, और ये ज़रूरी था। अब स्टूडेंट्स, हमारे जो आज का मेन टॉपिक है वो है इसकी समरी। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी मजबूरी ये है कि इस लेंथी वीडियो को ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको समरी के बारे में अच्छा मटेरियल मिलेगा, और जितना ज़्यादा आप स्टोरी के बारे में जानेंगे, उतना ही ज़्यादा
आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है और वो जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो मामला है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें समरी अगर हम इसकी देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले जो है स्टोरी जो है बिशन सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, वो आगे चल के मैं आपको मज़ीद बताऊंगा, लेकिन पहले स्टोरी का जिस तरह से आगाज़ हुआ है मैं आपको वैसे बताता हूँ। सो द स्टोरी इज अबाउट बिशन सिंह। ये कहानी बिशन सिंह के बारे में एंड सम अदर लुनेटिक्स और कुछ दूसरे पागलों के बारे में, खपती लोगों के बारे में है। हु लिव्ड इन लाहौर मेंटल अजाइलम, जो कि लाहौर के मेंटल अजाइलम में, अजाइलम को ना हाउस होता है, मैड हाउस कहते हैं इसे हम। 2 और 3 ईयर्स आफ्टर द पार्टीशन के 2 या 3 साल बाद इट वॉज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों ने यह फैसला किया दैट लुनेटिक्स के जितने भी पागल हैं फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, दोनों ममालिक से, शुड आल्सो बी एक्सचेंज, उनका भी तबादला किया जाए। जब दूसरी आबादी का तबादला हुआ था, जाहिर बात है पार्टीशन के बाद आप जानते हैं माइग्रेशन हुई थी, तो जब उनका तबादला हुआ था तो ये इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों ने ये भी फैसला किया कि क्यों पागलों को भी तो फिर एक दूसरे के मुल्क में जो जहाँ जहाँ उनका बेसिकली बिलोंगिंग बनती है, तल्लक बनता है, रिलेशन बनता है, उनको वहाँ भेजा जाए, इनको भी एक्सचेंज किया जाए। तो शुड बी एक्सचेंज म्यूचुअली आपस में। द मुस्लिम लुनेटिक्स फ्रॉम इंडिया, और इंडिया के जो मुस्लिम लुनेटिक्स थे वुड बी सेंट टू पाकिस्तान, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। एंड हिंदूज एंड सिख लुनेटिक्स फ्रॉम पाकिस्तान वुड बी सेंट टू इंडिया, और इसी तरह जो है जो पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले लुनेटिक्स थे, जो पागल खपती लोग थे, उनको इंडिया भेज दिया जाएगा। द लुनेटिक्स ऑफ पाकिस्तानी साइड वर टोटली कन्फ्यूज। राइटर बताता है कि हिंदुस्तान के तो पागल खानों का मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो पागल खाने थे उसमें जब इस बात की ये खबर पहुंची और जब तक उन तक ये न्यूज़ पहुंची, तो पाकिस्तान के जो पागल खाना, लाहौर का जो पागल खाना जो यहाँ पे दिखाया गया है इस कहानी में, वहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई, बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हो गई। और इन पागलों के हमने यहाँ पे तासुरात देखने हैं इस पार्टीशन से मतलब, उनके व्यूज़ को जानना है, उनके ख्यालात को जानना है, और इन्हीं पागलों के ख्यालात और व्यूज़ और रिएक्शन के ज़रिए ही हमारे राइटर सादत हसन मंटो ने इस कहानी में तनकीद की है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 7 से 8 पागलों के लुनेटिक्स के हमने व्यूज़ को जानना है, जो कि मुख्तलिफ माशरे के मुख्तलिफ तबकों से क्या है तल्लक रखते हैं और मुख्तलिफ प्रोफेशन से तल्लक रखते थे या रखते हैं पागल होने से पहले, यहाँ पागल खाने में आने से पहले। तो इसी डिस्कशन के थ्रू जो है राइटर ने, इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू जो है राइटर ने, सादत हसन मंटो ने हमें बहुत कुछ यहाँ पे एक मैसेजेस जो हैं, वो थीम जो है, वो पैगाम देना चाहता है, वो हम उसी को देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये समरी है, मैं ज़्यादा इसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस अभी नहीं करूँगा। डिटेल्ड एनालिसिस मैं नेक्स्ट स्टोरी में करूँगा, जब मैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टायर वाला, यानी जो तंज वाला सवाल है कि राइटर ने किस तरह से तंज किया है, किस अंदाज से तंज किया, उसका तरीकाकार क्या था और उसने किस चीज़ पे तंज किया। सो जी नेक्स्ट है जी देवारा। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जब ये सूरत हुई तो लाहौर के अजाइलम में, मेंटल अजाइलम में, यानी पागल खाने में जो सूरत बनी वो देखते हैं। देवरान वेयर ऑफ दिस इस्ट लोकेशन, इसकी लोकेशन से नवाकफ थे। सारी बात वो पागल थे, पागल खाने में बंद थे, उनका बाहर से की दुनिया से तल्लक तो सारी बात इतना था नहीं, और उन्हें लेटेस्ट न्यूज़ का तो पता नहीं, लेकिन उन्हें लोकेशन का नहीं पता था कि इस वक्त पाकिस्तान की लोकेशन क्या है और वो किस लोकेशन पे है। एंड वांटेड टू नो वेदर दे वर इन इंडिया और पाकिस्तान, और वो ये भी जानना चाहते थे कि क्या अब वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है। अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन गॉट क्रिएटेड, एक बहुत ही दिलचस्प सूरत पैदा हो गई इन लाहौर अजाइलम, लाहौर के पागल खाने में। डिफरेंट लुनेटिक्स, मुख्तलिफ पागलों ने गिव डिफरेंट रिएक्शन, मुख्तलिफ तरह के रद्दमल दिखाया एंड पॉइंट ऑफ व्यू और नुक्ता नज़र दिखाया अबाउट द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड शिफ्टिंग, इस अचानक और गैर मुतवक्किल शिफ्टिंग के हवाले से। ये जो शिफ्टिंग थी, ये जो लुनेटिक्स थे लाहौर अजाइलम के अंदर जो बंद थे, जो वहाँ पे जो दाखिल थे, उनके लिए ये सूरत बड़ी सडन और बड़ी गैर मुतवक्किल थी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हें भी इस तरह शिफ्ट कर दिया जाएगा। सो वन ऑफ द लुनेटिक्स, पागलों में एक पागल जो था, हु हैड बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर नेमली ज़िम्मेदार स्टूडेंट, ये ज़माने का बहुत मशहूर अखबार है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने यह अखबार इंडिया में उर्दू में जारी किया था, ज़िम्मेदार अखबार का नाम था। तो एक पागल यहाँ पे वो दिखाया गया है जो कि ज़िम्मेदार अखबार को गुज़श्ता 12 साल से पढ़ रहा था, फॉर द लास्ट 12 ईयर्स। तो एक पागल ये है, उसका पहले हम रिएक्शन देखते हैं। राइटर ने इसका रिएक्शन पहले दिखाया है। उसने ही आज के मौलवी, और उसने अपने पागल खाने में जो दाखिल एक और मौलवी था, उससे एक दिन उसने सवाल किया कि अबाउट व्हाट पाकिस्तान, इसकी पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है। उस ज़िम्मेदार अखबार को पढ़ने वाले उस लुनेटिक ने एक मौलवी से सवाल किया कि आप बताइए कि पाकिस्तान क्या है। तो आगे जो उस मौलवी ने जवाब दिया, वो जवाब इंटरेस्टिंग भी है और तंज से भरा हुआ भी है।
द मौलवी रिप्लाइड आफ्टर मच थिंकिंग, और काफ़ी गौर व फिक्र के बाद मौलवी ने जवाब दिया। ये टेक्सचुअल लाइन है स्टूडेंट्स, इस कलर में जो मैंने लिखी हैं आप इसको याद कीजिएगा, और यही लाइनें मैंने उठा के कॉपी पेस्ट ही करनी है नेक्स्ट वीडियो में, लिहाजा इसको आप अभी याद कर लीजिए। इस टायर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, अ प्लेस इन इंडिया, ये हिंदुस्तान के अंदर एक जगह है, नोन फॉर, जो कि मशहूर है, जो जानी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कट थ्रोट रेजर्स, जो कि उस्तरे बनाने के लिए, उस्तरे बड़े पैमाने पर उस्तरे बनाने के लिए मशहूर है। ये शहादत हसन मंटो ने यहाँ पे तनकीद की है, क्योंकि शहादत हसन मंटो जो है वो चूँकि इस तकसीम के ख़िलाफ़ नज़र आते हैं, वो इसके अगेंस्ट थे, वो पार्टीशन नहीं चाहते थे, इसलिए इस पार्टीशन की जो हैसियत है शहादत हसन मंटो की नज़र में इससे बढ़कर नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह बना दी गई है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे सिर्फ उस्तरे तैयार किए जाते हैं। उस्तरे आप जानते हैं तेज़ तरारी, चालाकी, होशियारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस्तरा जो है, तो ये सिम्बॉलिकली राइटर ने इस लाइन के थ्रू जो है वो स्टायर किया है। इसके बाद हम देखते हैं सिमिलरली वन ऑफ द सिक्स लुनेटिक्स, और फिर इस तरह एक सिख ने दूसरे सिख से पूछा कि भाई हमें ये हिंदुस्तान क्यों भेज रहे हैं, हमें तो इनकी ज़बान भी नहीं आती है। तो जब एक सिख ने दूसरे सिख से सवाल किया तो सिख ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया हिंदुस्तानियों के बारे में। वो क्या जवाब दे रहा है वो सुनिए। उसने कमेंट किया कि बट आई नो द लैंग्वेज ऑफ हिंडोस टॉरस लिखा हुआ है, हिंडोस टॉरस, ये तंजिया तौर पे नाम बिगाड़ा हिंदुओं का कि हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं मुझे तो उनकी ज़बान आती है। ही फर्दर कमेंटेड, उसने मजीद कमेंट किया कि दोज ब्लडी इंडियंस, के ये बड़े ब्लडी इंडियंस हैं। ब्लडी सारी बात है, गाली देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये जो ब्लडी इंडियंस हैं, द वे दे स्टार्ट अबाउट, और जिस तरह से ये सीना फाड़ के, सीना खोल कर, मेरी मुराद गुरूर कर और तकब्बर के साथ चलते हैं, इस तरह से उनको कहता है कि ब्लडी इंडियंस कहना ही बनता है। तो यहाँ पे एक तरह से उसने ये पाकिस्तान के लोगों पे भी तनकीद की है, और वहाँ पे उसने इंडियंस के ऊपर भी उसने शहादत हसन मंटो ने तनकीद कर डाली है। और वन ऑफ द लुनेटिक्स, और पागल में से एक पागल जो था, गॉट इवन मोर एंड मोर मैड, वो और पागल हो गया, यानी इतनी ज़्यादा वहाँ पे चैम गोइयाँ हो रही थी, इतनी ज़्यादा बातें हो रही थी, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे टेंशन सी क्रिएट हो गई इन पागलों में भी इवन, कि वो एक पागल जो था वो और ज़्यादा पागल हो गया, यानी वो पहले पागल था और वही वो सॉरी गॉट इवन मोर मैड, वो और भी पागल हो गया, एंड क्लाइम्ड अप द ट्री, और एक दरख्त के ऊपर चढ़ के बैठ गया। ही डिलीवर्ड 2 आवर्स लॉन्ग स्पीच, और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप इसको यूट्यूब पे इसकी मुख्तलिफ वीडियोज़ भी स्टूडेंट्स पढ़ी हुई हैं, आप उसके अंदर देखें ना तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि वो पागल जो है वो 2 घंटे जो है वो एक दरख्त के ऊपर चढ़ा रहा, और वहाँ पे उसने 2 घंटे एक लंबी चौड़ी तकरीर जो है वो झाड़ दी, किन पे, इंडिया पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उन पे, इंडिया पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी, जो एग्जिस्टिंग सूरत हाल थी, उसके ऊपर उसने वो एक तकरीर करना शुरू कर दिया, और 2 घंटे मुसलसल वो उसके ऊपर बोलता रहा, और दूसरे पागल जो है वो खड़े होकर नीचे जो है वो देखते रहे। उसे बहुत समझाएगा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, लेकिन वो नीचे नहीं आया, वो बज़िद रहा, और ज़िद्दीपन के साथ वो ऊपर ही बैठा रहा कि मैं नीचे नहीं आऊँगा, और बल्कि वो तकरीरें करता रहा, और लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू लिव देयर, और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो नीचे नहीं आएगा, और ना ही वो हिंदुस्तान में रहेगा और ना ही वो पाकिस्तान में रहेगा, बल्कि वो इसी दरख्त पे रहेगा। लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू लिव देयर ऑन द ट्री, उसने दरख्त पे रहने का फैसला किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग आइदर टू पाकिस्तान, या यानी पाकिस्तान की तरफ जाने से भी इनकार कर दिया, और इंडिया, या इंडिया की तरफ जाने से भी उसने इनकार कर दिया। इंस्टेड ऑफ द की बजाय, यानी इंडिया की तरफ और पाकिस्तान की तरफ जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ को माना की बजाय होता है, अदर दैन। तो एक वहाँ पे एक मोटा लुनेटिक भी दिखाया गया, एक खपती पागल मोटा था, वो चिन्योट से तलक रखता था, और चिन्योट पाकिस्तान का आप जानते हैं एक शहर है, उसे उसका तलक बनता था। हिज नेम वाज मोहम्मद अली, उसका नाम वैसे तो मोहम्मद अली था, तो लेकिन उसने भी जब इस सारी सूरत हाल को देखा, और इसमें जब वो चूँकि एक बड़े लेवल पे इसके ऊपर डिस्कशन चल निकली थी इस पार्टीशन के मतलब, इस शिफ्टिंग के मतलब, तो उसने भी अपने आप को कहना शुरू कर दिया, नाम तो उसका मोहम्मद अली था, तो उसने भी अपने आप को कायद आज़म के साथ मनसूब कर दिया, जो कि हमारे बहुत बड़े लीडर थे। और उसने क्या कहा, वन डे ही गॉट है, ये सॉरी स्टूडेंट ये गलती हो गई, ये लफ्ज़ गॉट है, सो ही गॉट सो मच एक्साइटेड, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, दैट स्टार्टेड कॉलिंग हिमसेल्फ मोहम्मद अली जिन्ना, कि उसने ये दावा कर डाला कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, मैं हूँ मोहम्मद अली जिन्ना, मुसलमानों का जो सबसे बड़ा लीडर है। और उसी को देखा देखी जो है एक सिख लुनेटिक, एक सिख पागल था, कॉल्ड हिमसेल्फ मास्टर तारा सिंह, उसने अपने आप को मास्टर तारा सिंह कहना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि तरीक़ाज़ादी की जब जद्दोजहद चल रही थी इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है, तो सिखों की तरफ से जो एक रिप्रेजेंटेटिव उनका जो एक पॉलिटिशियन था, तो उनका नाम मास्टर तारा सिंह था, तो उसने अपने आप को मास्टर तारा सिंह कहना शुरू कर दिया, और यूँ उनके दौरान लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया उस पागल खाने में, और बड़े गुत्थम गुत्था हो गया वो एक दूसरे के साथ, और ख़तरा ये था कि वो कहीं एक दूसरे के ऊपर जो है वो खूनीन हमला ना कर दें,
और इसलिए उन दोनों को जो है वो बैटल तो वैर उनके दरमियान हो गई, लड़ाई तो हो गई, झगड़ा तो हो गया, लिहाजा उनको पकड़ के अलग-अलग जो है फिर वो जंगलों में बंद किया गया। और फाइट्स बैटल एक गजबनाक किस्म की जो जंग है, जद्दोजहद जो है शुरू हो गई उन दोनों पागलों के दरमियान। देर फॉर देवर लॉकड अप सेपरेटली, इसीलिए उनको अलग से सेपरेटली जो है वो बंद कर दिया गया। और वहाँ पे एक हिंदू लॉयर भी दिखाया गया, ये भी एक पागल था, जिसका बेसिकली तल्लक लाहौर से था, लेकिन वो हिंदू था। इसी तरह अ यंग हिंदू लॉयर फ्रॉम लाहौर हैड गॉन मेंटल, वो भी पागल हो गया था बिकॉज ऑफ फेलियर इन लव, क्योंकि उसने ज़िंदगी में एक मोहब्बत की थी किसी लड़की से जो कि इंडिया के शहर अमृतसर से तलक रखती थी, और मोहब्बत में से नाकामी की वजह से ये जो वकील साहब है ये पागल हो गए। तो पागल होने के बाद उन्हें पागल खाने में दाखिल करा दिया गया, और उसे जब पता चला कि पार्टीशन हो रही है और बंटवारा हुआ, सॉरी ये पार्टीशन के बाद जो है लुनेटिक्स को भी इनकी शिफ्टिंग की जा रही है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर अग्रेसिव हो गया, जारहाना हो गया, और उसने अपने अंदाज से इसके ऊपर जो है अपना रिएक्शन दिया। वैन ही केम टू नो दैट अमृतसर हैड गॉन टू इंडिया, जब उसे पता चला कि अमृतसर इंडिया में चला गया है जहाँ पे उसकी महबूबा रहती थी, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हिंदू मुस्लिम लीडर्स, उसने हिंदू मुस्लिम लीडर्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया, उनको गालियाँ देना शुरू कर दी, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और ऐसे जैसे अदालत के अंदर खड़े होकर मुकदमा नहीं लड़ा जाता, वो वैसे ही उस अंदाज से उनके अगेंस्ट जो है वो बोलने लगा, और पूरी अपने उसने एक अदालत सी लगा ली पूरी उससे पागल खाने में। और जनाब जैसे एक वकील जो है किसी केस में को कंटेस्ट करने के लिए अपीयर होता है, वैसे उसने अपीयर होना, अपीयर होने का वहाँ पे एक एक जो है वो नाटक सा किया। सो इसके बाद बारी आती है बेशन सिंह की, ये हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है। वैसे तो एक दो और भी रिएक्शंस थे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे इस पार्टीशन से मतलब या इस शिफ्टिंग से मतलब इन पागलों की बॉर्डर के इस पार और उस पार, मैंने उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका जिक्र कर दिया स्टूडेंट्स। सो बेशन सिंह वॉज आल्सो वन ऑफ द लुनेटिक्स ऑफ लाहौर अजाइलम, लाहौर अजाइलम यानी लाहौर के पागल खाने का जो है एक जो खपती शख्स एक बेशन सिंह भी था। ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, और ये कहानी का मेजर कैरेक्टर है, कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। हम आगे चल के देखेंगे कि सारी स्टोरी जो है भाई इसके गिर्द ही बाकी घूमेगी। और ही वाज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था, हु वाज एडमिटेड टू द मेंटल हॉस्पिटल, जिसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था 15 ईयर्स को, 15 साल पहले जवानी में उसे लाया गया था यहाँ पे, और इसे यहाँ पे रहते हुए को 15 साल का अरसा जो है वो बीत चुका है। आफ्टर ही हैड गॉन मैड, जब वो पागल हो चुका था। असल में ये जो बिशन सिंह है ये टोबा टेक सिंह से बेसिकली बिलोंग करता था, और टोबा टेक सिंह में उसकी काफ़ी ज़्यादा जायदाद थी, ज़मीनें थी, लेकिन वहाँ पे वो बस पागल हो गया, उसका सर फिर गया, और उसके घर वालों ने उसे चेन्स यानी जंजीरों के साथ बांध के इस पागल खाने में दाखिल करवा दिया था, और वो गुज़श्ता 15 साल से इसी पागल खाने में ही रह रहा है। ये नाता नुता कोई नहीं है, बस महीने में एक आधी बार जो है जब इसके कोई मुलाकाती आते हैं तो उसे बताया जाता है, या उसे पता चल जाता है तो उस वक्त वो कपड़े पहनता है अच्छे और नहा धो लेता है, अदरवाइज ये नहीं नहाता। और ना ये 15 साल से सोया है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट होगा कि बस वो कभी ना लेटता था और ना कभी सोता था, बस कभी कभी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। सो टोबा टेक सिंह वाज हिज होम टाउन, ये उसका होम टाउन था, वेर ही ओन्ड, जहाँ पे वो मालक था, ऑनर था, इनफ लैंड, काफ़ी ज़मीन का एंड प्रॉपर्टीज़ का। हिज फैमिली मेम्बर्स केम टू मीट हिम, उसके फैमिली मेम्बर उससे मिलने के लिए आते थे वंस अ मंथ, महीने में एक बार। बट आफ्टर द राइट्स, लेकिन जब फसादात फूटे यानी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब पार्टीशन हुई, एंड एट द रिजल्ट ऑफ दैट पार्टीशन, जब रॉयट्स वहाँ पे फूटे यानी फसादात फूटे, रॉयट्स का माना फसादात होता है, ब्रोक आउट, दे स्टॉप कमिंग टू हिम, उन्होंने उसकी तरफ आना भी बंद कर दिया। सो ऑल द इनमेट्स, जितने भी यहाँ पे रहायशी थे इस पागल खाने के, स्टार्टेड कॉलिंग हिम टोबा टेक सिंह, वो उसे टोबा टेक सिंह ही कह के पुकारते थे। क्योंकि टोबा टेक सिंह जो है वेरी ऑफन जो है वो अपने आप को टोबा टेक सिंह ही कहता था, बिकॉज ही केप्ट कॉलिंग टोबा टेक सिंह वेरी ऑफन, क्योंकि अक्सर उसकी ज़बान से टोबा टेक सिंह का लफ्ज़ जो है वो निकलता था। और एक बात आपको स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अक्सर उसकी ज़बान से अजीब व गरीब किस्म के जो अल्फाज जो हैं, फ्रेज़ जो हैं, सेंटेंसेस जो हैं वो बोला करता था अपनी ज़बान से। उनमें से कुछ का जिक्र मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और राइटर इसके जरिए भी बड़ा कुछ दिखाएगा, हम इसको देखेंगे क्रिटिकल जब एनालिसिस हम करेंगे। सो ही ऑफन मर्मर्ड, वो अक्सर बुड़बड़ाता रहता था, द फॉलोइंग स्ट्रेंज वर्ड्स, मंदरजा झेल अजीब व गरीब अल्फाज। ये अल्फाज आप नोट कीजिएगा जरा, इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स हैं, पंजाबी ज़ुबान के, कुछ उर्दू ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। ऊपर द गुड़गुड़, ये लफ्ज़ तो बोलता था, ऊपर द गुड़गुड़, और ये अक्सर बोला करता था, ऊपर द गुड़गुड़, द अनेक्स, द बेध्याना, दी बेध्याना, यानी अक्सर वो दा लगाता, आपने नोट कर यहाँ पे गुड़गुड़ के साथ दा लगाया, द अनेक्स के साथ दा लगाया, द बेध्याना के साथ दा लगाया, द मूंग दी दाल ऑफ लालटेन, यानी द मूंग दी दाल ऑफ लालटेन, ये मूंग की दाल, जो मूंगी की दाल हम जानते हैं, ये जो है वो उसका जिक्र कर रहा है। तो ये इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रेंज किस्म के वर्ड्स होते थे, जो कि आमतौर पे
दूसरे सुनने वालों को इसकी समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो पागल था तो उसके मुंह से इस तरह के अल्फाज निकलते थे। मरने से पहले भी उसने ये लफ्ज़ बोलने हैं स्टूडेंट्स, ये दाल ऑफ द लाल्ट है ना, ये लफ्ज़ जो है ये आगे जाके चेंज हो जाएगा हर बार, फ्रेज़ बाकी सारा ऐसे ही रहेगा, ये सारा फ्रेज़ और सारा सेंटेंस जो ऐसे रहा करेगा, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि ये चेंज हो जाया करेगा। वैन द अदर इनमेट्स ऑफ द अजाइलम, और जब अजाइलम के यानी पागल खाने जो दूसरे रहायशी थे, आस्क्ड अबाउट हिज ओपिनियन, जब उन्होंने उसकी राय पूछी अबाउट द एक्सपेक्टेड शिफ्टिंग, इस मतवक्के शिफ्टिंग के बारे में, ही अटर्ड द वर्ड्स, उसने ये लफ्ज़ बोले, क्या बोले ज़रा सुनिए। ऊपर द गुड़ गुड़, द एनेक्स, द बेध्याना, द मूंग, द दाल ऑफ पाकिस्तान। तो चूँकि अभी वो पाकिस्तान में था तो दैट्स वाई वो उसने वहाँ पे लफ्ज़ जो वो लाल्टन इस्तेमाल किया, यहाँ पर उसने लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल कर दिया है। बहरहाल जी, इस बेशन सिंह के जो लवाहकीन थे, जो वरुसा थे, वो शिफ्टिंग करके इंडिया चले गए हैं। अब वो नहीं आते, जब से शिफ्टिंग हुई है 2-3 साल हो गए थे वो नहीं आए। ताहम एक उनका साबका महल्लेदार है फजल दीन, जो है वो आएगा उसकी बेटी का पैगाम लेकर। इससे पहले इसकी एक बेटी भी दिखाई गई है, वो भी साथ आया करती थी, वो अपने बाप के पागलपन को देख के रोया भी करती थी बेचारी। तो आज फजल दीन जो है वो आया मिलने के लिए। सो पार्टीशन के बाद फजलदीन के पास भी टाइम नहीं था और वो भी काफ़ी देर बाद आया है। लेटर थ्रू फजलदीन, फिर हम एक किरदार है यहाँ पे फजलदीन, फ्रेंड एंड नेबर ऑफ बेशन सिंह फैमिली, जो कि बेशन सिंह की फैमिली का साबका एक हमसाया था और दोस्त भी था। वी कम टू नो, तो हमें उसके ज़रिए पता चलता है दैट बेशन सिंह फैमिली हैड लेफ्ट फॉर इंडिया, कि उसकी फैमिली तो भारत रवाना हो गई है, एंड वर सेफ जरा वहाँ पे ठीक ठाक है। बेशन सिंह आल्सो ट्राई टू आस्क फजलदीन, और बेशन सिंह ने भी फजलदीन से भी पूछने की कोशिश की अबाउट द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ टोबा टेक सिंह, कि टोबा टेक सिंह इस वक्त कहाँ पे है। अब चूँकि उस बेचारे को एसोसिएशन है, उसका एक तल्लक है, ये भी राइटर ने बहुत अच्छी है कि यहाँ पे ना एक थीम दिखाने की कोशिश की है, ये पैगाम दिखाने की कोशिश की है कि ये जो ज़मीन होती है ना, जहाँ पे इंसान पैदा होता है, जहाँ पे इंसान की बचपन जवानी यादें होती हैं, उनको छोड़ना कितना मुश्किल होता है, कितना ये एक भारी एक दिल पे गुजरता है जब वो शख्स जो है इस तरह के एसोसिएशन वाली जगह से जुदा होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे वो टोबा टेक सिंह से उसकी जो अकीदत दिखाई गई है, उसकी जो मोहब्बत, उसकी जो वाबस्तगी दिखाई गई है, ये भी एक बहुत बड़ा राइटर ने थीम दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे स्टोरी में। फजलदीन कुड नॉट गिव द सेटिस्फैक्ट्री आंसर, तो फजलदीन जो है वो उसकी इस बात का मुनासिब जवाब नहीं दे सका। उसने कहा कि टोबा टेक सिंह वही है जहाँ होना चाहिए भाई, और उसने कहा होना है, उसने कहा कभी पाकिस्तान में आया, फिर कहने कहा कि नहीं शायद इंडिया चला गया। तो वो भी फजलदीन भी प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसके सवाल के जवाब को सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो है वो नहीं दे सका। तो इस बात उसे तब चढ़ गई और उसने फिर वो स्टेटमेंट बोली जो वो अक्सर बोलता था, बीइंग एंग्री, गुस्से में आकर बेशन सिंह स्पोक अलाउड एंग्रली, बेशन सिंह जो है गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोला, ऊपर द गुड़ गुड़ द एनेक्स, द बेध्याना एंड द मूंग द दाल ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया धुर फिटे मुँह। तो यहाँ पे ये जो धुर फिटे मुँह उसने कहा है, ये उसने दोनों पे लानत भेज दी है, क्योंकि उसे सताया जा रहा है, उसे वो सत गया है, वो तंग आ गया है, वो अपसेट हो गया हुआ है, वो मेंटली और साइकोलॉजिकली नफसियाती तौर पे पहले ही परेशान है, और इमोशनली वो डिस्टर्ब है, पहले ही डिस्टर्ब है। उसे अपने सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है, किसी से भी नहीं मिल रहा है, इसलिए उसने धुर फिटे मुँह कह दिया है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को। तो ये यहाँ पे भी राइटर की एक गहरी तनकीद जो है, स्टायर जो हमें नज़र आती है। ये अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल के साथ बात करूँगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनली, और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब पार्टीशन होने थी। फाइनली द डे ऑफ एक्सचेंजिंग लुनेटिक्स, और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इन पागलों का तबादला होना था वाघा बॉर्डर पर। केम एंड द लुनेटिक्स वर लोडर, और लुनेटिक्स को लोड किया गया, लादा गया, एंड लॉरीज एंड बसेज, एंड दे वर टेकन टू द वाघा बॉर्डर पर ले जाया गया। द एक्सचेंजिंग प्रोसीजर, और वहाँ पे जो तबादले का जो प्रोसीजर था, जो सारा तौर तरीका था, अमल था, स्टार्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज़, और वो जो पेपर वर्क था, वो जो डॉक्यूमेंटेशन थी, वो जो फॉर्मेलिटीज़ थी, उनकी तकमील की गई दोनों साइड से, यानी इंडिया की तरफ से भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गई, इधर से भी जो फॉर्मेलिटीज़ थी पेपर वर्क की वो भी कर ली गई। बट इट प्रूव्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन वहाँ पे जाकर तो ये बहुत मुश्किल काम हो गया। द लुनेटिक्स वर आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जो पागल थे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, वो काबू नहीं आ रहे थे। पहले तो उन्होंने बसों से बाहर आने से इनकार कर दिया, जिन्हें लारियों और बसों में उन्हें लेके गए थे। एट लास्ट दे वर नॉट विलिंग टू, एट फर्स्ट दे वर नॉट विलिंग टू गेट डाउन, वो उतरने के लिए तैयार नहीं थे फ्रॉम द लॉरीज एंड द बसेज, बस और लारियों से। दे वर स्क्रीमिंग, और वो चीखें मार रहे थे, लाफिंग और हंस भी रहे थे, क्राइंग और चिल्ला भी रहे थे, कोरलिंग और आपस में झगड़ भी रहे थे। उनका आपस में झगड़ा भी हो रहा था, क्योंकि किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया तो सारी बात है कि कोई इस नारे के अगेंस्ट था। इस पे उनके दरमियान जो है वो झगड़ा हो गया, बस के अंदर ही वो लड़ना झगड़ना शुरू हो गया। और कुछ वहाँ से अगर बस से नीचे भी उतरे तो इधर उधर भाग गए, और कुछ ने अपने कपड़े उतार दिए, वो बेयर बॉडीड हो गए, यानी नेकेड हो गए, नंगे हो गए, हुरियाँ हो गए।
सम ऑफ देम वर गॉट नेकेड, उनमें से कुछ गॉट नेकेड भी नंगे हो गए। दे वर रीड्रेस्ड, उनको कपड़े दोबारा पहनाया गया आफ्टर मच एफर्ट, बड़ी कोशिश के बाद फौजी और एहलकार उन्हें पकड़ के लाते और ऑफिशियल जो है वहाँ पे जो बॉर्डर पे थे उनको पकड़ के लाते, उनका जिस्म को ढांपते। बट दे टोर वे देयर ड्रेसेस, लेकिन वो चूँकि पागल थे इस बात अपने कपड़े भी फाड़ देते। सो देर वाज एन इंटेंस कोल्ड, और सर्दी का मौसम भी था और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी उस रात। सो द होल गैदरिंग लगा, ये पूरा जो मजमा था, पूरा ये जो मेला सा लगा हुआ था, मेड द सिचुएशन मोर कम्प्लेक्स, इससे सूरत और भी ज़्यादा क्या होगी, पेचीदा हो गई। सो आफ्टर मैनी लुनेटिक्स, बहुत से पागलों के बाद बेशन सिंह टर्न गेम, बेशन सिंह की बारी आ गई, उसको एक्सचेंज कर किया जाना था, उसको पकड़ा गया, उसको लाया गया बॉर्डर की तरफ, जीरो लाइन पे, वो जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो क्रॉसिंग की जाती है, जहाँ पे वो खारदार तार लगी होती है जो कि पार्टीशन को जाहिर करती है, वहाँ पे उसे लाया गया फॉर एक्सचेंज। ही आस्क्ड ऑफिशियल, तो उसने फिर ऑफिशियल से पूछा वेर इज़ टोबा टेक सिंह, कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। तो वहाँ पे खड़े जो एक अहलकार था उसने उससे पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, इज़ इट इन इंडिया और इन पाकिस्तान, क्या ये इंडिया में है या पाकिस्तान में है। तो ऑफिसर थोड़ा सा हंसा और मजाक के अंदाज से, और उसने कहा कि दैट इट वाज इन पाकिस्तान, की ये पाकिस्तान में है। तो बेशन सिंह ने जब ये सुना कि टोबा टेक सिंह तो पाकिस्तान में ही रह गया है, तो वो इंडिया क्यों जाए, उसने ये सवाल मतलब उसके जहन में आया कि वो क्यों, क्योंकि वो तो अपनी एसोसिएशन रखता है, अपनी वाबस्तगी रखता है, अपनी यादें रखता है टोबा टेक सिंह के साथ जो कि पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। सो बेशन सिंह जो है जंप बैक, वो पीछे कूदा और भाग के जंप लगा के पीछे हो गया एंड ट्राई टू रन अवे, और बल्कि उसने पाकिस्तान की तरफ भागने की कोशिश की कि वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, वो नहीं जाना चाहता, क्योंकि टोबा टेक सिंह तो पाकिस्तान में है। दो एहलकारों ने उसे पकड़ा और उसे कहा कि तुम चले जाओ, टोबा टेक सिंह को वहाँ भेज देंगे। तो देखेंगे मतलब ये है कि लॉलीपॉप देने वाली एक बात कही जा रही थी, क्या परेशान ना हो, एकदम इंडिया चले जाओ, तेरे सारे अजीज़ और रिश्तेदार भी वहाँ तो चले गए हैं, तुम वहाँ चले जाओ, टोबा टेक सिंह को भी हम वहाँ भेज देंगे। लेकिन वो अपनी जगह पे कायम रहा, वो काबू नहीं आ रहा था और वो नहीं जाना चाहता था। पाकिस्तानी गार्ड्स ओवर पावर्ड हिम, और फिर पाकिस्तानी गार्ड्स ने उस पर गलबा पाया, उसे काबू किया। दे ट्राई टू पुश हिम अक्रॉस द डिवाइडिंग लाइन, और वो जो डिवाइडिंग लाइन थी ना, जो कि खारदार तारों के साथ डिवाइड करते हैं दोनों लाइनें, याद रहे स्टूडेंट्स के बॉर्डर के ऊपर ना एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एक तरफ जो है पाकिस्तान की वो खारदार तार लगी होती है और दूसरी तरफ जो है वो खारदार तार जो इंडिया की लगी होती है, उसके दरमियान ना कुछ जगह स्पेस खाली छोड़ी जाती है, ना वो इंडिया की जगह होती है ना वो पाकिस्तान की, वो मुश्तरका जगह होती है, जॉइंट चेक पोस्ट इसको हम कहते हैं, जॉइंट वहाँ भी जॉइंट एरिया होता है। तो ये वहाँ खड़ा हो जाएगा, यानी ये उस जगह पे खड़ा है जो ना इंडिया से बिलोंग करता है और ना पाकिस्तान को ये बिलोंग करता है, जिसका कोई नाम नहीं है। उसे ज़बरदस्ती वहाँ पे ले जाया गया, बट ही रिफ्यूज़ टू मूव हेड, लेकिन उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये स्टूड फॉर्म, और वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम हो गया, मजबूत होकर खड़ा हो गया ऑन ए स्वॉलन लेग्स, अपनी फूली हुई और सूजी हुई टांगों के साथ। ये फूली हुई और सूजी हुई टांगें इसलिए हैं क्योंकि गुज़श्ता 15 साल से ये कभी लेटा नहीं है, तो मुसलसल खड़े रह रह कर उसकी जो ये जो पाँव की जो पिंडलियाँ थी, जो टांगें थी, वो सूजी हुई थी। ही स्टार्टेड अनाउंसिंग, उसने ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। जब उसे पता चला ना कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, तो उसने ऊंची आवाज़ से बोलना शुरू कर दिया, वही उसका जो पुराना फ्रेज था, अपर द गुड गुड द नेक्स्ट द बेध्याना द मूंग द दाल ऑफ द टोबा टेक सिंह इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे उसने एक वालहाना अकीदत का इजहार किया है। यहाँ पे देखेंगे बॉर्डर पे खड़े होकर भी वो अपनी जो बेसिक ज़मीन है, वो जो अपना बुनियादी इलाका है, उससे मोहब्बत वो कर रहा है। हालांकि वो एक पागल है, नोट कीजिए स्टूडेंट्स को, एक पागल है, पागल होकर भी वो ऐसा कर रहा है। तो सींगे अनविलिंग, उसे अनविलिंग देखकर उसे वो जाने के लिए तैयार चूँकि नहीं था, तो ऑफिशियल लेट हिम स्टैंड, तो ऑफिशियल ने उसे वहाँ पे रहने दिया कि चलो यार बाकी प्रोसीडिंग कर लेते हैं, इसे एक दफ़ा बाद में करेंगे, देखेंगे ये क्या करना है, पहले बाकी सारी जो शिफ्टिंग मुकम्मल कर लें। तो उन्होंने उसे छोड़ दिया खुला और वो वहाँ पे खड़ा रहा। लेट हिम स्टैंड साइड, एक साइड में वो खड़ा हो गया फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, एंड द फोकस्ड ऑन रिमेनिंग प्रोसीडिंग, और वहाँ पे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो बाकी प्रोसीडिंग थी, बाकी जो कार्रवाई थी उसको पर तवज्जो करना शुरू कर दी। जस्ट बिफोर सनसेट, और फिर जब सब काम मुकम्मल हो चुका तो एंड पे एक ही शख्स रह गया था जिसको ट्रांसफ़र करना था, और वो बेशन सिंह था। बेशन सिंह इस वक्त वहाँ खड़ा हुआ था, जो मैंने आपको बताया नो मैन्स लैंड, जो कि ना इंडिया से बिलोंग करता है ना पाकिस्तान से बिलोंग करता है। तो जब अगले दिन जब सूरज निकला ना, उससे ज़रा पहले, बल्कि सूर्य निकलने से ज़रा पहले, बेशन सिंह द मैन हु हैड बीन स्टैंडिंग ऑन हिज लेग कंटिन्यूसली फॉर 15 ईयर्स, जो कि गुज़श्ता 15 साल से जो मुसलसल अपने टांगों पे खड़ा हुआ था, स्क्रीम्ड अलाउड, उसने ऊंची चीख मारी और सारे फेसर भाग के उसकी तरफ गए। तो देखा तो ये हमारा बेशन सिंह जो है, जो कि 15 साल से खड़ा हुआ था, यकदम जो है धड़म से नीचे गिर गया। बेशन सिंह हैड कोलैप्स्ड, बेशन सिंह गिर चुका था, धड़म से नीचे गिर चुका था टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। इट वाज नो मैन्स लैंड, और जिस जगह पे वो गिरा था वो एक ऐसी जगह थी जो कि किसी की भी नहीं थी, नो मैन्स लैंड थी, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ इंक्लूडेड नाइदर इन इंडिया नॉर इन
पाकिस्तान। सो इंडिया वाज ऑन द साइड बिहाइंड ए और बारबर्ड वायर, ये खारदार तार को कहते हैं। अब तो खैर बड़ी बड़ी वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाड़े वगैरह लगा दिए हैं, फेंसेस लगा दिए हैं, लेकिन पहले सिर्फ ये वायर ही थी, बारबर्ड वायर। खारदार तार जो था उसका एक जंगला था। वेयर एज पाकिस्तान वाज ऑन द अदर साइड, और जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान था, बैट अनदर बार्ड वायर फेंस। तो बेशन सिंह के एक तरफ खारदार तार थी जो कि इंडिया की बिलोंग करती थी, और बेशन सिंह के दूसरी तरफ जो है खारदार तार थी जो कि पाकिस्तान की इंडिकेशन को जाहिर करती थी। सो टोबा टेक सिंह यानी बेशन सिंह ले इन द मिडल ऑफ द पीस ऑफ द लैंड, और वो लेटा पड़ा था, वो गिरा पड़ा था बिल्कुल दरमियान में उस कतः ज़मीन के, दैट हैड नो नेम, जिसका कोई नाम नहीं था। और स्टूडेंट्स हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे लिए बहुत से सवाल छोड़ जाएगी। हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इसके जो स्टायर वाला क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आप इस वैल्यूबल मटेरियल को, जो कि बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही म्यारी ज़ुबान में मैंने आपके लिए लिखा है, स्टूडेंट्स आप इसको याद कीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल मटेरियल है जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।